हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे सौर मंडल को और सौर मंडल की जो ये वीडियो होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। आशा करते हैं अगर आज आप पूरी सौर मंडल की वीडियो को वॉच करते हैं तो इसमें आपका सौर मंडल के साथ साथ आपके जितने ग्रह हैं, जितने आपके उपग्रह हैं और ग्रहों से जो सूर्य के कौन सा पास है, कौन सा दूर है, कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कहाँ पे जीवन पाया जाता है, कौन चमकीला है, किसे भोर का तारा कहते हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। सारे डाउट आज के वीडियो के माध्यम से आपका खत्म हो जाएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि सौर मंडल की संरचना की खोज किन्होंने किया है। तो जो सौर मंडल की संरचना की खोज का जो श्रेय है या संज्ञा किसे दी जाती है तो उनका नाम है दोस्तों निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम है दोस्तों? तो इनका नाम है, आप याद रखेंगे, निकोलस। याद रखेंगे इनका नाम क्या है दोस्तों? निकोलस कॉपरनिकस या इसको कोपरनिकस भी बोलते हैं, इनका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। तो सौर मंडल की जो ये संरचना है इनका श्रेय इन्हीं को जाता है, निकोलस कोपरनिकस को। जो सौर मंडल का मुखिया जो होता है दोस्तों वह कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया आपका सूर्य होता है। और सूर्य के चारों ओर कौन गति करते हैं? तो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रह बोलते हैं। अभी मैं इसको आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। ग्रहों की संख्या कितनी है सौर मंडल में? अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रहों की संख्या सौर मंडल में कितनी है दोस्तों? बताइएगा। 8 है। यहाँ पे देखेंगे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह स्थित हैं। याद रखेंगे कितने ग्रह हैं दोस्तों? तो यहाँ पे मैं बता दूं जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है। नंबर में इसको आप लोग याद रखेंगे, 8 है। यहाँ पे देखेंगे आपका एक ग्रह है जिसका नाम है बुध, शुक्र, फिर इसके बाद आगे चलते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपका शनि, आपका यूरेनस और नेपच्यून, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? अरुण और वरुण। ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अरुण और वरुण में इसको हम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ों को, इसको ध्यान रखना है। अब आगे आपको बता रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे एक स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये आपका सूर्य है। याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों? सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं दोस्तों? गति करते हैं। आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसी कक्षा होती है, गोल होती है कि आपका चौपट होती है कि दीर्घ वृत्ताकार होती है, कैसी होती है कक्षा? जो ग्रहों की गति करने की कक्षा होती है। इसमें आप केवल ये जानिए कि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं और ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रहों की संख्या 8 होती है। और ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो ग्रह एक आपका होता है बुध, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बुध गति कर रहा है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका शुक्र, और इसके बाद आपका आता है पृथ्वी, इसके बाद आपका आता है मंगल, और इसके बाद दोस्तों आता है आपका बृहस्पति, और इसके बाद आपका आता है शनि, और इसके बाद आगे देखेंगे यूरेनस, और इसके बाद आपका आता है नेपच्यून, जिसको आप लोग अरुण और वरुण का नाम देते हैं। प्लूटो जो है ना यह ग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। जो प्लूटो है ना यह ग्रह नहीं है, यह क्या है दोस्तों? तो इसे हम लोग बौना ग्रहों में अब रख दिए हैं। याद रखेंगे, बौना ग्रह में रख दिए हैं। पहले इसको ग्रह का संज्ञा दिया जाता था, लेकिन आपको बता दें जो 24 अगस्त, याद रखेंगे 24 अगस्त 2006 के बाद इसको हम लोग किस में रखे हैं दोस्तों? तो इसको रख दिया गया है बौने ग्रह में। आपको बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि इसे बौना ग्रह किसने घोषित किया, या ग्रहों का या सौरमंडल में जितने भी खगोलीय शास्त्र होते हैं इनका अध्ययन करने का काम किसको दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को दिया गया है। ये भी बात याद रखेंगे, जो किसको दिया गया है तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ को। खगोलीय संघ को, या जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है ना, यह इसका एनालिसिस करती है। और इन्होंने ही, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ही दोस्तों प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को बौना ग्रह में घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप कहेंगे जितने ये 8 ग्रह है ना, इनकी ग्रहों की या मानक मापदंड को पूर्ण नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को क्या कर दिया गया? तो बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अपने सौरमंडल में ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे बताएंगे दोस्तों, आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 करके चीज़ों को बता दें। ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको मैंने अभी बताया कि ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 8 है। अभी मैंने आपको बता दिया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है दोस्तों? ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे देखते हैं सौरमंडल का मुखिया क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह हम सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। सूर्य जो होता है वह बीच में होता है। सूर्य किसी भी प्रकार का गति नहीं करता, इसको आपको ध्यान देना होगा। नो मोशन सन, याद रखेंगे। जो सूर्य होता है वह किसी प्रकार का गति नहीं करता है। इसके चारों तरफ गति क्या करते हैं? तो ग्रह करते हैं।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ग्रह के चारों ओर कौन गति करते हैं? तो उपग्रह करते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपको पता है ना कि सौर मंडल में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वह क्या है दोस्तों? सूर्य है। ये बात याद रखेंगे, सूर्य के पास अपार ऊर्जा है, ये भी बातों को आप ध्यान रखेंगे। सूर्य के पास क्या है दोस्तों? तो अपार ऊर्जा है, और सौर मंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके पास जो ऊर्जा है बहुत अथाह ऊर्जा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। और इससे कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो इससे सौर ऊर्जा मिलती है, ये भी बात याद रखना। इससे कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो सौर ऊर्जा मिलती है सूर्य के प्रकाश किरणों से। और सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती है वह पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड का समय लेती है। अगर इसको सेकंड में या मिनट में कन्वर्ट करके आपको बता दूं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे सूर्य की प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट, कहीं पे 16 सेकंड तो कहीं पे 20 सेकंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, यही चीज होता है दोस्तों। 8 मिनट 16 सेकंड जो होता है महत्वपूर्ण यही होगा, आप इसको याद रखेंगे। या तो आप इसको सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो 500 सेकंड का समय लगता है। अगर हम सूर्य के ऊर्जा के बारे में बात करें तो जैसे आप लोग देखते हैं ना कि सूर्य जो होता है आग का दहकता हुआ गोला होता है। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक, किसके दोस्तों? तो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक नाभिकीय संलयन द्वारा याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए सूर्य के पास क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसके जो पृष्ठ का तापमान होता है वो होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, कई बार ये प्रश्न बन चुका है कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकलती है, जो तरंगे निकलती है, वह अनुप्रस्थ होती हैं कि अनुदैर्घ्य होती हैं? तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में चलती हैं, ये बात याद रखेंगे, अनुप्रस्थ होती हैं, ये बात को याद रखेंगे। इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ग्रहों के गति के बारे में, ग्रहों की गति कितने प्रकार की होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताइएगा ग्रहों में गति 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों? 2 प्रकार की गति होती है। एक गति होती है जिसको आप लोग घूर्णन गति बोलते हैं, और एक गति होती है उसको हम लोग परिक्रमा गति बोलते हैं। इसको अभी मैं बताऊंगा घूर्णन गति क्या है और परिक्रमा गति क्या है। आशा करते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग इसको बहुत आसानी तरीके से पढ़ जाएंगे, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे आपको सोलर सिस्टम का, यहाँ पे देखिए ना, ऊपर देखिए ये स्लाइड जो मैंने ले रखा है ना, यहाँ पे देखिए इसी तरह का होता है स्लाइड। यहाँ पे आपका सूर्य होगा, देखिए यहाँ पे मैंने सन को ले रखा। अब इसके बढ़ते क्रम में सूर्य के पास आपका है बुध ग्रह, फिर उसके बाद आपका है शुक्र ग्रह, इसके बाद आपका आता है पृथ्वी ग्रह, इसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह, इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, और इसके बाद शनि, और इसके बाद अरुण, और इसके बाद वरुण। ऐसे ग्रहों का बढ़ता क्रम है दोस्तों। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। सूर्य जो होता है अपने स्थान पर टिका रहता है, वह किसी प्रकार का गति नहीं करता। इसके चारों तरफ गति जो करते हैं ना, उन्हीं को ग्रह कहते हैं। आपको बता दें सूर्य के चारों ओर कौन गति करेगा? बुध करेगा, शुक्र करेगा, पृथ्वी करेगा, मंगल करेगा, बृहस्पति करेगा, शनि करेगा, अरुण करेगा, वरुण करेगा। ये सब क्या है दोस्तों? ग्रह हैं। ये सब इसके चारों तरफ गति करते हैं। अभी बताऊंगा, ठीक ना, इनकी कक्षा कैसी होती है और इसकी गति कैसी होती है। आप 1 बाय 1 करके जब चीज़ों को देखेंगे तो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और मजे में आप चीज़ों को सीख जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं सौरमंडल की गति के बारे में, सौरमंडल में ग्रहों की गति के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सौरमंडल है इसमें जो ग्रहों की गति है ना दोस्तों, कितने प्रकार की होती है? अभी बताए हैं। सौरमंडल में ग्रहों की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अब देखेंगे एक गति होती है जिसका नाम होता है परिभ्रमण गति, और इसी को हम लोग घूर्णन गति का नाम देते हैं। और एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति, या इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमा गति। आप लोग ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका परिभ्रमण गति होती है, जो आपका घूर्णन गति होती है, ये क्या होती है? सबसे पहले ये चीजों को देखेंगे तो याद रखेंगे, जो अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं ना, जो आपका धुरी पर मतलब कि जैसे कि जो ग्रह हैं अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से दोस्तों? तो याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको अभी बता रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो आपको बता दे रहा हूं। देखिए कोई भी मैं एक ग्रह ले रहा हूं, देखिएगा मान लीजिए एक बृहस्पति एक ग्रह देख रहे हैं दोस्तों, ये देखेंगे तो जो अपने एक धुरी पर होता है ना, तो याद रखेंगे ग्रह जो होता है ना हरदम वो ऐसे गति करता रहता है।
ऐसे याद रखेंगे। जब वह अपने धुरी पर, धुरी मतलब वो अपने जो नियत, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य तो यहाँ पे उपस्थित है, सूर्य तो यहाँ पे उपस्थित है, इसके चारों तरफ कौन गति करते हैं, तो ये ग्रह गति करते हैं। तो ग्रह तो इसके चारों तरफ गति कर ही रहा है, लेकिन अपने धुरी पर ये स्वयं अगर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे गति करता है, तो आगे भी बढ़कर गति करता है और यहाँ पर धुरी पर भी ये नाचता रहता है। तो जो धुरी पर इसके नाचने की जो गति होती है, इसी को हम लोग घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। और यह गति जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कैसी होती है दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका ग्रहों के परिभ्रमण या घूर्णन गति जो होती है वह कैसी होती है, तो जो अपने धुरी पर गति करते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। सेकंड नंबर की बात करेंगे परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है दोस्तों परिक्रमा से। कैसे है दोस्तों? तो परिक्रमा से। जो आपके ग्रह हैं वह किसकी परिक्रमा करते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही यहाँ पे आपको पता है कि ग्रहों पे, चाहे पृथ्वी पर ही बात कर लें, तो दिन और रात होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जो परिक्रमा होती है, ग्रहों की जो गति होती है ना, इसके कारण ही क्या होता है दोस्तों, दिन और रात होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे परिक्रमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? परिक्रमा के। परिक्रमा को क्या बोलते हैं? तो परिक्रमण काल, परिक्रमण भी गति कहते हैं, या जो ग्रहों की परिक्रमण गति या परिक्रमा गति भी कहलाती है, जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे, आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे कि यहाँ पे ऐसे सूर्य को लिख दिया जाता है और इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल, मान लीजिए सूर्य हो गया, इसके चारों तरफ गोल गोल कक्षा बना दी जाती है। गोल गोल कक्षा नहीं होती है, यह कक्षा जो होती है वह दीर्घ वृत्ताकार होती है, ऐसे होती है दोस्तों। कभी गोल कक्षा नहीं होती। देखिए ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सूर्य है, सूर्य के बाद यहाँ पे देखिए जो बुध की कक्षा है वो ऐसे है। तो यह कक्षा जो होती है ना, आपसे पूछे जो ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है, इसकी जो कक्षा होती है, इसकी गति कैसी होती है या इसकी कक्षा कैसी होती है, तो इसकी कक्षा कैसी होती है आप बताइएगा दोस्तों। इसकी कक्षा जो होती है वह दीर्घ वृत्ताकार होती है। यहाँ पर लिख कर बता दे रहे हैं, जो दीर्घ वृत्ताकार होती है, इसको आप याद रखेंगे। जो इसकी गति की कक्षा होती है वह होती है दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ों को एक जगह पे दिखाना आप ही मेरे सब कुछ हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे आंतरिक मोटिवेशन की प्राप्ति होती है और मैं उस जो भी टॉपिक लाता हूं उस टॉपिक को क्लियर कराने की पूरा ध्येय होता है कि आपको मैं चीज़ों को क्लियर करा दूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके कोई जानने वाले या जानने वाले या आपके कोई संगे संबंधित हैं जो आपकी तरह के प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको आप वीडियो शेयर करके हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, मत करिएगा लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे सौरमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। जो डायरेक्टली पूछा जाता है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये तो प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये आप बताएंगे। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? ये दोस्तों क्या है दोस्तों? तो ये आपका सूर्य है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है दोस्तों? ये सूर्य मैंने बता दिया। जो आग का दहकता हुआ गोला के जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, यही क्या है दोस्तों? ये आपका सूर्य है। और यही कह रहा है कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह होता है, आप भी बताएंगे। देखिए स्लाइड को ध्यान देना होगा। सूर्य के पास क्या है दोस्तों? बताएंगे ये बुध है। तो हम क्या बोलेंगे? सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के पास जो ग्रह है उस ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो बुध है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? याद रखेंगे, पास की या नजदीक की बात तो कह दिया कि बुध है, तो सबसे दूर क्या है आप लोग देखेंगे। सबसे दूर जो है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपच्यून या इसको बोलते हैं वरुण। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं नेपच्यून या इसी को हिंदी नाम में हम लोग बोलते हैं वरुण। आप इसको याद रखेंगे और इसी का नाम होगा दोस्तों वरुण। अभी आपको अगर यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें मैंने जो आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे दूर ग्रह क्या है? आपका वरुण है। देखिए ना, यहाँ पे सबसे दूर ग्रह क्या है? वरुण है। यम आपका जो प्लूटो है ना, यह ग्रह नहीं है, इसको तो बौने ग्रह में अब रख दिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दूर कौन है? तो वरुण है। और पास कौन है? तो बुध है। इसी तरह आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इसको स्लाइड को देख देख के बता देंगे, आप लोग सिंबल देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह क्या क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाइए। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सबसे बड़े ग्रह की संज्ञा किसी दी जाती है? तो बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो बृहस्पति ग्रह होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की जो होती है गैसों की लेयर पाई जाती है।
या अधिकता पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात पूछा तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें दोस्तों तो सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, तो आपको नहीं पता है तो याद रखेंगे जो सबसे छोटा ग्रह होता है वह बुध होता है, जो सूर्य के सबसे पास भी होता है। इसी को ये बात आप याद रखेंगे, बुध सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे पास भी है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे लाल ग्रह, अगर आप इस ग्रहों में देखेंगे तो रेड कलर का एक ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल ग्रह, और लाल ग्रह के नाम से किसको हम जानते हैं, तो जो मंगल ग्रह होता है ना प्यारे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे जो मंगल ग्रह है ना वहाँ पे आयरन, ये क्या किसका दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और जब सूर्य की प्रकाश किरण इस पर पड़ती है तो इससे जो चमक या इससे गर्माहट निकलती है, और इसके कारण जो इस ग्रह पर लाल दिखने को मिलता है, और इस कारण यह ग्रह का रंग ही लाल हो जाता है, इस कारण इस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं, मंगल ग्रह को। इस बात को याद रखेंगे। एक बार और आपको बता दें सूर्य के सबसे पास कौन ग्रह है, तो आपका सूर्य के पास आप देख ही रहे हैं बुध है। आगे देख रहे हैं सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, आपको अभी बता दिया दोस्तों नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं, ये आपके दूर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, आपको देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को बोलते हैं। आगे देखते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है ना वो बुध को बोलते हैं। और किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए आपको आगे में और कुछ चीज़ें जो बचा है उसको बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न ये है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। अगर आपसे कहीं पूछे कि सबसे जो गर्म ग्रह होता है वह कौन सा होता है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को बोलते हैं। या सबसे चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। या पृथ्वी का जो बहन है वह किसको बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि शुक्र का भार और द्रव्यमान या आकार जो पृथ्वी के भार द्रव्यमान आकार जैसा ही है, इस कारण इसको हम लोग भोर का तारा, चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, सबका हम नाम किसको दे देते हैं दोस्तों, तो हम शुक्र को दे देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे हम बोल देते हैं कहीं कहीं पे, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ठंडा ग्रह, अगर ठंडे ग्रह के बारे में बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह जो होता है ना अरुण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, तो सबसे ठंडा ग्रह जो होता है ना अरुण को बोलते हैं, या इसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग यूरेनस का नाम देते हैं। और जो ये 7वां ग्रह है ना इसी को हम लोग ठंडा ग्रह, अरुण ग्रह या यूरेनस का नाम देते हैं, जो अपने सतह पर 90 अंश झुकाव के कारण है, झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पे जो है ना दोस्तों यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग -100 से ज़्यादा होता है, वो -190 नियर अबाउट होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बात को याद रखेंगे। जो यूरेनस होता है 7वां नंबर का ग्रह है और ये सबसे ठंडा ग्रह होता है, 90 अंश पर अपनी सतह पर या झुका हुआ है। या इस ग्रह को एक और नाम दे देते हैं आप लोग, अगर इसको याद रखेंगे, कहीं पे आप पढ़े भी होंगे, लुढ़कता ग्रह किसे कहते हैं, तो लुढ़कता ग्रह जो होता है ना इसी को बोलते हैं अरुण या यूरेनस को। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे कि किसके उपग्रहों की संख्या कितनी है और कौन सा जो ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लेता है या कितना दिन का समय लेता है, इसको हम याद करेंगे। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, सूर्य की क्या करते हैं दोस्तों, ग्रह क्या करते हैं, तो इनके चारों तरफ गति करते हैं। और कौन सी कक्षा होती है, तो दीर्घ वृत्ताकार इनकी कक्षा होती है, ये भी बात याद रखेंगे। और जो ग्रह होते हैं ना अपने धुरी पर भी ये नाचते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। जो अब अपने धुरी पर नाचते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर नाचते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। जो ये ग्रहों की गति होती है, 2 प्रकार की गति पाई जाती है ग्रहों में, इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आशा करता हूँ दोस्तों इसको आप सीख ही जाएंगे, आप इसको भूलेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, बताऊँ कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ। अगर आपको मैं बताऊँ ना तो ध्यान रखेंगे, जो ग्रह ना होता है ना, जो एक ग्रह होता है ना, जो ये सूर्य होता है ना, सूर्य के जो पास का ग्रह होता है ना, जैसे बुध देख रहे हैं ना, सूर्य के पास का ग्रह है बुध, तो जो पास का ग्रह होता है ना वह जो इसका परिक्रमा करता है ना वो बहुत तेज़ी से कर लेता है या कम समय में कर लेता है। किस
जिस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है या परिक्रमा की समय अवधि सबसे कम होती है, तो जो सूर्य के सबसे पास होता है ना, या जो इसकी गति भी होती है ना, बहुत तेज होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो बुध की होती है, क्योंकि जो सूर्य के पास का ग्रह होता है इसकी गति भी तेज होती है और परिक्रमण काल का जो समय अवधि भी होता है वो कम होता है। जब गति तेज रहेगी तो समय कम ही लगेगा। आपको पता है कोई दूरी तय करनी है तो आप तेज गति से जाएंगे तो समय क्या लगेगा दोस्तों, कम ही लगेगा। तो सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो बुध है। और ये भी बात याद रखेंगे, सबसे तेज गति से कौन गति करता है, तो बुध भी करता है। ये बात को आप याद रखेंगे। अब हम बता दें दोस्तों कि जो आप बुध के उपग्रहों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसके उपग्रहों की संख्या क्या है दोस्तों, 0 है। इसको याद रखेंगे, एक भी नहीं है इसके उपग्रह, इसको याद रखेंगे। अगर इसके परिक्रमण काल की आप लोग बात करेंगे कि इसका परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो इसकी परिक्रमा को करने में 88 दिन का समय लगता है, लगभग 88 दिन का समय लगता है। याद रखेंगे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है दोस्तों, तो 88 दिन का समय लगता है। इस बात को याद रखेंगे, ये लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, आपको बता ही दिए हैं कि जो बुध होता है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, ये भी बात याद रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया है छोटा ग्रह होता है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये भी बात याद रखेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी जो समय अवधि होती है सबसे तेज गति से चलता है, और सूर्य के जो पास होता है ना वह तेज होता है, और इसके बाद जो लास्ट में होता है वो इसकी जो परिक्रमण काल की अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसकी जो स्पीड होती है जो लास्ट में होता है वह कम होती है, और जो पास में होता है सूर्य की उसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये बात तो याद रखिएगा। तो आपका बुध से केवल एक ही दो प्रश्न ये बनता है कि सूर्य के पास कौन ग्रह है, तो बुध है। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है। परिक्रमण काल का समय कितना है, 88 दिन है। छोटा ग्रह किसे बोलते हैं, तो बुध को बोलते हैं। सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध है। और इसके बाद इसमें सबसे तेज गति से कौन परिक्रमा को पूरा करता है, तो बुध, या किसका स्पीड ज़्यादा है, तो बुध का है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। आशा करते हैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और फालतू की चीज़ें पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। आगे देखते हैं, शुक्र की बात करेंगे तो बुध के बाद आपका आता है शुक्र। ऐसे 1 बाय 1 याद रखेंगे तो आपका शुक्र आता है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि बुध के बाद आपके सौरमंडल में कौन सा ग्रह आता है, तो बुध के पास जो बुध के बाद वाला जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह आता है। इस क्रम में भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। जो शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है दोस्तों, 0 है। 0 है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह हो सकते हैं जो कि कृत्रिम बनाए जाते हैं, यहाँ से पृथ्वी से भेजे जाते हैं, लेकिन इसका प्राकृतिक उपग्रह क्या दोस्तों, 0 है। अगर इसके परिक्रमा काल की संख्या के दिनों की बात करेंगे तो 225 दिन में एक चक्कर को पूरा लगाता है, 225 दिन में। इस बात को आप याद रखेंगे, इसी को शुक्र बोलते हैं। इसका नाम क्या है, आपको कोई पूछे कि चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो सबसे चमकीला ग्रह का नाम इसी को बोलते हैं। आपसे कोई पूछे भोर का तारा किसको दोस्तों, भोर का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र को ही बोलते हैं। याद रखेंगे, गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह किसका नाम है दोस्तों, तो शुक्र को ही बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। ये बात याद रखेंगे। यह पृथ्वी के समान आकार और समान द्रव्यमान का है, इसके कारण पृथ्वी का वहन इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी का वहन की संज्ञा इसको देते हैं। ये बात याद रखेंगे। आपको मैं बता दूं, यह जो होता है सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। कई बार तो प्रश्न बना है क्यों इसे गर्म ग्रह बोलते हैं, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आपको पता है कि हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हुआ करती थी वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती थी, और यही कारण है, CO2 का अधिकता का कारण ही है कि ये गर्म ग्रह बोला जाता है। चमकीला, भोर का तारा, पृथ्वी का वहन, चमकीला, ये सब चीज़ें बोला जाता है। उपग्रहों की संख्या 0, परिक्रमा को पूरा करने में 225 दिन का समय लगता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा तो कुछ चीज़ें नहीं आपका बन सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ, या इसे जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसको भी आप ये याद कर लेंगे। कोई भी मैं टॉपिक को नहीं छोड़ा हूँ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोल देते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसी का नाम है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं पृथ्वी ग्रह। जो आपकी पृथ्वी क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी भी एक प्रकार की ग्रह है जहां पर हम और आप क्या करते हैं दोस्तों, निवास करते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या आपका क्या है दोस्तों, एक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, तो चंद्रमा है। अगर इसके परिक्रमा को पूर्ण करने में कितने दिन का समय लगता है, तो लगभग 365 दिन का समय लगता है। ये बात याद रखेंगे। अगर इसको एकदम कैलकुलेशन में ही देखेंगे तो
365 दिन 5 घंटा और इसके बाद 59 मिनट, कब दोस्तों, तो 59 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। ये बात याद रखेंगे अगर रखना है तो। 365 दिन का समय लगता है, इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन कहे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। एक जो ये पृथ्वी है ना, वह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले लेती है, तो 365 दिन लगभग ये समय लेती है। और उपग्रहों की संख्या इसके क्या है दोस्तों, तो चंद्रमा है। इस बात को आप याद रखेंगे, इस चीज़ को आप कवर करेंगे, याद रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान देखिए ना, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सूर्य है दोस्तों, और सूर्य के चारों ओर कौन गति करते हैं, तो ये आपके ग्रह गति करते हैं। इसी तरह एक ग्रह गति करते हैं, तो ये तमाम ग्रह आपके ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपको बता दूं, मान लीजिए कि पृथ्वी आपका एक ग्रह है, तो पृथ्वी के आप लोग अगर ऐसे इसको अगर ऐसे देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी ग्रह हो गया। तो ये पृथ्वी ग्रह के भी चारों ओर कोई ग्रह उपग्रह गति करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आपसे कोई पूछे उपग्रह क्या होते हैं, तो जो ग्रह के चारों ओर गति करते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, याद रखेंगे। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं नीला ग्रह। इसको क्या एक और नाम देते हैं जिसका नाम है दोस्तों नीला ग्रह। इसी कारण क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 71% जल और आपका कितना परसेंट, 29% स्थल पाया जाता है। तो जल की मात्रा या अधिकता होने के कारण इसको हम नीला ग्रह की संज्ञा देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी को ही हम लोग जल ग्रह नाम से भी जानते हैं, जल ग्रह बोलते हैं या इसको नीला ग्रह का नाम देते हैं। यहाँ पे जीवन पाया जाता है क्या दोस्तों, तो यहीं पे जीवन संभव है। और जीवन संभव है तो क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे स्थल के साथ साथ यहाँ पे जैव मंडल पाया जाता है। और जैव मंडल में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे गैसों का आवरण है, जिसमें आपका ऑक्सीजन गैस यहाँ पे होती है, जिसको प्राणदायिनी गैस बोलते हैं, जिसको मनुष्य या जो मनुष्य के जीव जंतु होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गैस पाई जाती है, इसको आप याद रखेंगे। और इसका एक उपग्रह होता है जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बस इतना यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में आप लोग याद रख लेना दोस्तों, मंगल ग्रह में मैंने बताया ना कि मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। और इस कारण यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो गर्म होने के कारण इस पे जो ताप होता है, और ताप के कारण यहाँ का जो आवरण, जो यहाँ का भाग होता है, यहाँ का जो पृष्ठी भाग होता है ना, उसका रंग लाल हो जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ल से आप लोग इसको ट्रिक में याद कर लेंगे, इसको हम लोग लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं मंगल ग्रह को। इसके अगर परिक्रमा के दिनों की संख्या की बात करेंगे तो 687 दिन होता है लगभग, याद रखेंगे। 687 डे में एक परिक्रमा पूरा करने में समय लगा लेता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो इसके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 2 होती है। आपका कौन कौन से दोस्तों, तो याद रखेंगे आपका फोबोस कौन है दोस्तों, तो आपका फोबोस है। और आपका कौन है दोस्तों, तो डीमोस है। कौन, डीमोस और फोबोस, ये जो 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं किसके दोस्तों, तो मंगल ग्रह के। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, यही इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है। मंगल ग्रह कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे पृथ्वी के बाद, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में क्या है दोस्तों, मंगल ग्रह है। और ये लाल कलर का दिखता है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे ले चलते हैं कि आपका है बृहस्पति ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह इसी को बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह किसको बोलते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसको याद रखेंगे। इसका परिक्रमण को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 11.86 वर्ष लग जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये परिक्रमण को पूरा करने में ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे ज्ञात उपग्रहों की संख्या 95 है इस समय। इसको आप याद रखेंगे। जो प्राकृतिक उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति के, तो ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 95 है। इसको आप याद रखेंगे। और परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11.86 वर्ष लग जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह इसी को बोलते हैं। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। जो शनि ग्रह का जो आप लोग याद रखेंगे, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो इसके उपग्रहों की संख्या आपका होता है 146। कितना होता है दोस्तों, 146। लेकिन ज्ञात उपग्रह पूछ दे कि ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो इस समय ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 82 है। और उस तरह उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों 146 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करेंगे शनि ग्रह के परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 29.4 वर्ष लगता है। इसको आप लोग याद रखेंगे।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से यहाँ पे इसका उपनाम कुछ होता नहीं है, ये पूछता नहीं है, ठीक है। अगर आपसे इतना भी पूछ सकता है कि शनि ग्रह जो सौरमंडल का कितने नंबर का ग्रह है, अगर आपसे ऐसे पूछे तो आप लोग इसी तरह याद रखेंगे तो गिन लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर। तो शनि का नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है। बृहस्पति पूछ दे तो 5 नंबर पर आएगा, ठीक। आपका मंगल पूछ दे तो 4 नंबर पर आएगा, ठीक। पृथ्वी पूछ दे तो कितने नंबर पर आएगा, तो आपका पृथ्वी दोस्तों आएगा 3 नंबर पे, ठीक। और इसके बाद आपका 2 नंबर पर क्या आएगा, शुक्र आएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, बुध कितने नंबर पर आएगा, आपको पता होना चाहिए 1 नंबर पर आएगा। तो सूर्य के पास कौन है, बुध है, 2 नंबर पे शुक्र है, 3 नंबर पे पृथ्वी है, 4 नंबर पे मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। और इसके बाद आपका आता है अरुण, क्या आएगा दोस्तों, अरुण आएगा। और इसके बाद आपका आएगा वरुण, याद रखें। यूरेनस को क्या बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं अरुण। इसी को अब हम आगे देखेंगे। यूरेनस को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं अरुण के नाम से, याद रखेंगे। यह लुढ़कता ग्रह के नाम से, यह लुढ़कती गेंद की तरह होता है। और इसे हम लोग बर्फीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, बर्फीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग जानते हैं बर्फीला ग्रह के नाम से। यह अपने सतह पर या अपने अक्ष पर 90 अंश झुका हुआ है। कितने अंश दोस्तों, तो 90 अंश, समझ सकते हैं। 90 अंश मतलब कि वह पूरा विपरीत ही है, इसको याद रखेंगे। 90 अंश झुका हुआ है, इसको बर्फीला ग्रह या इसको लुढ़कता हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लुढ़कता हुआ ग्रह का नाम देते हैं, या इसको हम लोग बर्फीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो इसके उपग्रह कितने हैं दोस्तों, तो 27 हैं, याद रखेंगे। अगर इसके परिक्रमा की बात करेंगे तो 84 पृथ्वी वर्ष इसका जो परिक्रमा पूरा करने में लग जाता है, 84 पृथ्वी वर्ष। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से बहुत चीज़ें नहीं पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का जो सबसे लास्ट और 8वां ग्रह है नेपच्यून ग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी, अगर आपसे कोई पूछे तो उपग्रहों की संख्या याद रखेंगे 14 है, याद रखेंगे। इसको हम लोग ठंडा ग्रह के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे ठंडा ग्रह। अब मैं पहले ही वीडियो स्टार्ट किया हूं तो आपको बता दिया हूं, ठंडा ग्रह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और परिक्रमा को पूरा करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसके दिन को आप ना याद रखिए, सबसे ज़्यादा दिन ये समय लेता है, क्योंकि आपको बता दिया हूँ कि जो सबसे पास ग्रह होते हैं वो सबसे कम समय में परिक्रमा को पूरा करते हैं, और जो दूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। प्लूटो क्या है, आपको बता दिया। प्लूटो को बौना ग्रह का नाम देते हैं, और बौना ग्रह होने के कारण कब रखा गया, तो 2006 में रखा गया। और आपको बताया ना कि खगोल जो खगोल शास्त्री है ना, वह इसका अध्ययन करते हैं। जो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसकी एजेंसी है, जो कि ग्रहों का क्या करता है दोस्तों, एनालिसिस करता है। और प्लूटो जो था ना, वह मानक मापदंडों को अन्य ग्रहों के अनुसार पूरा नहीं करता था, इसलिए इसको बौना ग्रह कब रख दिया गया, तो 24 अगस्त 2006 को बौना ग्रह के श्रेणी में इसको शामिल कर दिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आप लोग देखे होंगे जो ग्रह की ये वीडियो है, आशा करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे सबको मैंने कवर किया।